आज का जो टॉपिक है वो तंत्र विश्लेषण, जिसे सिस्टम एनालिसिस के नाम से जानते हैं। यह संकल्पना भूगोल में प्रत्यक्षवाद दर्शन के परिणाम स्वरूप आया। वास्तव में तंत्र विश्लेषण भूगोल में जो क्षेत्रीय अध्ययन से क्षेत्रीय विश्लेषण की ओर उन्मुख हुआ, उससे भूगोल में इसकी प्रारंभ हुई। इसमें भी मात्रात्मक विधियों पर बल दिया जाने लगा। मात्रात्मक विधियों का उपयोग करने से तंत्र विश्लेषण भूगोल की व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में तंत्र विश्लेषण भूगोल में फंक्शनलिज्म के समावेश के पश्चात अनिवार्य हो गया, क्योंकि तंत्र की संकल्पना ही कार्यात्मक सिद्धांत का आधार है। तंत्र क्या होता है? तंत्र अपने गुणों और संबंधों के साथ वस्तुओं का समुच्चय है। इसलिए तंत्र के एक भाग में परिवर्तन पूरे तंत्र में बदलाव ला देता है। यह लघु से लघु और बृहत से बृहत्तम हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, तंत्र की संकल्पना का विकास कैसे हुआ। सामान्य तंत्र सिद्धांत की संकल्पना का विकास 1920 के दशक में जीव वैज्ञानिक लुडविग वान वर्टालान्फी ने किया, किंतु इसके पूर्व ही तंत्र विश्लेषण का जन्म भूगोल में बेनेट के अनुसार ईश्वरवादी संबंधी उपागम टेलीलॉजिकल अप्रोच के साथ आया। फुटी तथा ग्रीनवुटेन के अनुसार तंत्रात्मक तंत्र विश्लेषण का प्रारंभ कार्ल ओ सावर के लेखन मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, जो सन 1925 में प्रकाशित हुआ, उस समय ही उन्होंने भूगोल में तंत्र विश्लेषण की उपयोगिता पर न केवल बल दिया, बल्कि इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए भी सुझाव दिया था। कुछ भूगोलवेत्ताओं का विचार है कि रिटर की संकल्पना कोहेरेंट रिलेशनशिप, गायट की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हार्टसोन की संकल्पना इंटीग्रेशन, इन संकल्पनाओं में तंत्र विश्लेषण निहित था। किंतु वर्तमान संदर्भ में तंत्र विश्लेषण संकल्पना का विचार भूगोल में लाने का प्रमुख श्रेय एडवर्ड एकरमैन को जाता है, जिन्होंने 1962 में तंत्र संकल्पना को भौगोलिक विश्लेषण करने में प्रयत्न किया। 1967 में कोरले तथा उसी के आसपास पीटर हैगेट ने भी इस संकल्पना को भूगोल में जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरंभिक समय में तंत्र विश्लेषण सैद्धांतिक रूप से मजबूत था, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं था। मेस्रोवोइक के अनुसार सामान्य तंत्र सिद्धांत का विकास का संबंध केवल तंत्र विश्लेषण में समाकृतिक और सादृश्य से नहीं है, वरन सामान्य सिद्धांत की संकल्पना करने से है, जिसके लिए विभिन्न तंत्र की विशेषताओं का निर्णय किया जा सके। यह तंत्र विश्लेषणात्मक संकल्पना के निगमनात्मक एकीकरण से संबंधित है। हार्वे ने इस पर विचार करते हुए लिखा है कि वास्तव में भूगोल की दृढ़ता है कि हमने इसका सैद्धांतिक पक्ष स्वीकार किया। यह अलग बात है कि व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग कम हुआ है। यदि सैद्धांतिक संकल्पना का पक्ष मजबूत है तो व्यवहारिक पक्ष भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो तंत्र की संकल्पना है वह भूगोल में तथ्यों को जोड़ने का विषय है और भूगोल को क्षेत्रीय विश्लेषण की ओर उन्मुख करने का है। तंत्र में 3 मूल तत्व होते हैं। संरचना, फंक्शन और इवोल्यूशन से जुड़ा होता है। संरचना से अभिप्राय इसके अस्तित्व के होने से अर्थात इसके सत्यता से है। कार्य से अभिप्राय तत्वों की क्रियाशीलता से है। विकास से अभिप्राय किसी वस्तु के छोटे से बड़े होने से अर्थात उसमें विकास से है। तंत्र की कणियाँ या संबंध 3 रूपों में मिलती हैं। पहला संबंध श्रेणी संबंध है। यह श्रेणी सरलतम होती है। इसके तत्वों की विशेषता यह होती है कि यह अनुत्क्रमणीय कणियों से जुड़े होते हैं। इसमें कार्य कारण संबंध की विशेषता होती है, जिसे परंपरागत विज्ञान वर्णन करता है। उदाहरण के लिए, पंजाब में चावल का उत्पादन सिंचाई के साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
दूसरा जो संबंध है तंत्र विश्लेषण का, वो है समानांतर संबंध। इस प्रकार का संबंध तब स्थापित होता है जब दो या अधिक तत्व तीसरे को प्रभावित करते हैं या अधिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, वर्षा और तापक्रम वनस्पति को प्रभावित करते हैं और बाद में वनस्पति वर्षा की मात्रा और तापमान की सामान्य अवस्था को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात है पुनर्वलन सिद्धांत, फीडबैक रिलेशनशिप। तो तंत्र विश्लेषण में तीसरा जो संबंध है वो पुनर्वलन सिद्धांत है। पुनर्वलन प्रकार की कड़ी विश्लेषणात्मक संरचना में नई सम्मिलित की गई है। यह स्पष्ट करती है कि इसमें एक तत्व स्वयं को प्रभावित करता है। उदाहरण, दालों वाली अथवा फलीदार फसलें जब एक खेत में उगाई जाती है तब वे नाइट्रोजन की मात्रा से भूमि को अधिक उर्वर बना देती है और इस प्रकार वे स्वयं प्रभावित होता है। तो कणियाँ इस प्रकार के चक्रीय तंत्र का रूप ले लेती है, यानी कि फीडबैक सिस्टम में जो लिंक्स होती हैं वो साइक्लिक रूप में होती हैं। तंत्र के वर्गीकरण के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने काम किया, जैसे कि कैनेडी, बेनेट, कोरले ने तंत्र के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए 4 भागों में विभाजित किया। पहला है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, आकृतिक तंत्र। इन तंत्रों का निर्माण करने वाले घटकों या अंगों के बीच संबंधों की रचना सांख्यिकी साहचर्य के द्वारा होता है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक बंधन होते हैं। जैसे सड़कों का विश्लेषण आकारिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। आकारिकी तंत्र वास्तव में वह तंत्र है जो मूलतः बिंदुओं और श्रृंखलाओं के आकार प्रकार का अध्ययन करता है। सोपानी तंत्र, इन तंत्रों के अलग अलग घटकों के बीच के संबंधों में पदार्थ या ऊर्जा स्थानांतरण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ या तैयार माल की उत्पत्ति होती है। इनमें एक घटक से बाहर जाने वाले पदार्थ दूसरे घटक में अंदर जाने वाले पदार्थ बन जाते हैं, यानी आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो जाता है और इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है। जैसे कि बादल से बरसने वाला जल जो है वो एक आउटपुट है, वह इकट्ठा होकर यानी इनपुट होकर नदी में अंतर्गामी बन जाता है, यानी एक नदी के लिए वो जल इनपुट का काम करता है। ऐसे ही औद्योगिक इकाई समूह में भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक उद्योग का आउटपुट दूसरे उद्योग के लिए इनपुट के रूप में काम करता है और इस तरह से ये जो संबंध है वो कैस्केडिंग सिस्टम के रूप में चलता रहता है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का प्रोसेस रिस्पॉन्स सिस्टम्स, ऐसा तंत्र जो 2 या 2 से अधिक चरों के सहसंबंध का अध्ययन करता है। इसमें उपर्युक्त दोनों तंत्रों का मिलाप होता रहता है। इसमें सांख्यिकी साहचर्य होता है, बहिर्गामी तथा अंतर्गामी पदार्थों का स्थानांतरण होता है, दोनों ही के द्वारा घटकों को जोड़ने वाली कड़ियों का निर्माण होता है। जैसे किसी ढाल पर बरसा हुआ जल बहकर किसी नदी में आ गया तो उपर्युक्त उसमें दोनों तंत्रों का मिलन हो गया। इसी प्रकार से चौथा जो तंत्र है वो नियंत्रण तंत्र है। किसी भी तंत्र में एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित तरीके से कार्य करता है। यह तंत्र स्वैच्छिक गति से न चलकर नियंत्रित ढंग से चलता है, जैसे कि हृदय का कार्य। लैंगटन ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि वास्तव में नियंत्रित तंत्र 2 प्रकार का होता है, साधारण तंत्र और पुनर्वलन तंत्र, फीडबैक सिस्टम। साधारण तंत्र में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए यदि एक्स में कोई क्रिया की जाए तो वह वाई को प्रभावित करता है और इसी तरह से वाई जेड को प्रभावित करता है, तो यह एक दिशीय तंत्र होता है। पुनर्वलन तंत्र जो होता है मानव भूगोल में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन दैनिक जीवन की प्रक्रिया में अधिक सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष फीडबैक सिस्टम से प्रभावित होता है। फीडबैक सिस्टम यह एक ऐसा गुण है अथवा लक्षण है जो निरंतर तंत्र को क्रियान्वित करता रहता है। जैसे कि किसी अध्यापक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि वह अच्छा अध्यापक है या नहीं, तो यह 5 प्रकार का होता है। जैसे कि पहला जो है वो प्रत्यक्ष तंत्र है। प्रत्यक्ष तंत्र में एक घटक दूसरे घटक को प्रभावित करता है और दूसरा घटक पहले घटक को प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष पुनर्वलन तंत्र में इसमें तत्व आपस में मुख्य लक्ष्य से हटकर कार्य करते हैं। इसे लूप्ड फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो धनात्मक पुनर्वलन तंत्र, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। तो इसमें सभी इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं
तथा आपस में कार्य करते हैं और बाहर से आकर भी कोई तंत्र जुड़ जाता है। इसी तरह से ऋणात्मक पुनर्वलन तंत्र में, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, इसमें तंत्र पहले जुड़ते हैं और फिर निकल जाते, बाहर निकल जाते। इसी प्रकार से पुनर्वलन के बिना तंत्र, नो फीडबैक सिस्टम, इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता। तो इस प्रकार से तंत्र संबंधों का जाल है, एक तत्व दूसरे तत्व से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसी के अध्ययन को तंत्र विश्लेषण करते हैं। और तंत्र विश्लेषण ने भूगोल को क्षेत्रीय अध्ययन जो एक दूसरे से असंबद्ध था, इस विश्लेषण ने आकर भूगोल में एक तत्व को दूसरे तत्व से जोड़कर अध्ययन करना सिखाया, जिससे कि भूगोल वैज्ञानिक बन सका। थैंक यू।